2, हालांकि लोगों को होम लोन की पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वे अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपए का इस्तेमाल लायबिलिटीज लेने में ही करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। 3, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स हर महीने 10,000 रुपए तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनके रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। 4, घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने लिए घर कर्ज पर लिया था। उन्हें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत 70 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। 5, सबसे बड़े नुकसान अपॉर्चुनिटी गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्च चलता रहे। इस दौरान आप अपने लिए कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी शुरुआत में ही अपने लिए एसेट बनाने लग जाएं, तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनका एसेट भी बढ़ जाएगा और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च को चुकाने के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। इन शॉर्ट बोले तो अपना घर खरीदने का फैसला बहुत महंगा पड़ता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। 1, समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई होती है। 2, एक्स्ट्रा कैपिटल की बर्बादी, जिसे दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। 3, एजुकेशन की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके एसेट में उनका घर, सेविंग्स और रिटायरमेंट प्लान आते हैं, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आमतौर पर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सेफ खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रैट रेस में फंसे इंसान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उनके खर्च हमेशा उनकी इनकम से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनकी लायबिलिटी, जैसे होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज, उनकी जेब से हर महीने इतना पैसा निकाल लेते थे जितना कि उनके एसेट उनके लिए कभी भी नहीं कमा पाते थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वे जी जान लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को कम से कम रखा था। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। एसेट वाले कॉलम की इनकम इतनी ज्यादा होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा भी बच जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से एसेट वाले कॉलम में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया जाता है। एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली इनकम भी बढ़ती रहती है। नतीजा ये होता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि एग्जैक्टली अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं? मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी बेसिक इनकम सैलरी से होती है और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही इनकम बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहा गया है। ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनका बड़ा एसेट है और इसीलिए वे इनकम दिलाने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते। मिडिल क्लास को पैसे की तंगी क्यों होती है? आज की कर्जदार सोसाइटी यानी कि क्रेडिट सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली ये कि खुद का घर एक इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरी ये कि सैलरी बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी जॉब में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी लाइफस्टाइल कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में यानी कि 1990 के डिकेड में जॉब में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मिडिल क्लास पैसे के मामले में कितना इनसिक्योर है।
अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 401 के प्लान आ गए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी 2004 के बाद से पेंशन देना बंद कर दिया गया। सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में पेंशन्स हैं और एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम स्टार्ट कर दी गई और इससे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मिडिल क्लास में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये बातें समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी है। आज मिडिल क्लास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि वे सेफ होने के सिंबल हैं। म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी जॉब में, टैक्स और होम लोन चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ रखने में बहुत ज्यादा बिजी हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वे इन्वेस्ट करने की स्किल सीख सकें। इसीलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजर की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही क्योंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सेफ है क्योंकि ये कई टुकड़ों में बंट गया है, या आप अंग्रेजी में बोले तो डाइवर्सिफाइड हो गया है। पढ़े लिखे मिडिल क्लास का ये ग्रुप म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाइड प्रिंसिपल्स को सही मानता है। सेफ रहो, रिस्क से बचे रहो। असली ट्रेजेडी तो यह है कि पैसे की समझ न होने के कारण एवरेज मिडिल क्लास लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ खेलने का असली कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता, उनके पास कोई एसेट नहीं होता जहां से इनकम आनी चाहिए, जबकि उनके पास बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं और हर सैलरी के साथ वो और लायबिलिटीज भी लेते रहते हैं। आमतौर पर उनकी इनकम का इकलौता साधन उनकी सैलरी होती है। एक तरह से उनका जीवन पूरी तरह से उनके बॉस पर डिपेंडेंट होता है। और जब सचमुच जिंदगी में एक बार आने वाला मौका आता है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने दिखती है, जैसे कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी जो बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रही हो, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए वे सेफ गेम खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस सेक्शन के शुरू में कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप इनकम देने वाली प्रॉपर्टी खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहें और आपका एसेट वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपनी लायबिलिटी और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहें। इससे पैसा आपके एसेट वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपके पास इतने एसेट हो जाएंगे कि आप और ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 100% से बिना किसी लिमिट तक प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनमें 50,000 रुपए की रकम जल्दी ही 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें मिडिल क्लास बहुत ही रिस्क भरा मानता है। इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की पैसे की नासमझी है, फाइनेंशियल इग्नोरेंस यानी कि अज्ञान है, जो उसे बहुत रिस्क भरा बना देती है। एक एम्प्लॉय होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी जॉब का पैटर्न जनरली ये होता है। एक, आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों, मेहनत और सक्सेस से दरअसल आपका मालिक सक्सेसफुल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। 2, आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। आप इसे देख पाएं इसके पहले ही गवर्नमेंट आपकी सैलरी में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप गवर्नमेंट को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर अपना होम लोन और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो प्रॉब्लम यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप ये फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको ये नहीं पता होता कि आपके गोल्स को किस तरह से सेट किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं,
और अपनी सैलरी के सहारे ही असेट बनाना चाहते हैं। जब उनकी वेल्थ बढ़ती है तो वे किस तरह से अपनी सक्सेस को मापते हैं? कब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है? असेट और लायबिलिटी की मेरी अपनी डेफिनेशन की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी ही डेफिनेशन है। दरअसल मैंने इसे बकमिंस्टर फुलर नाम के इंसान से सीखा है। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी आर्किटेक्ट इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था और उस एप्लीकेशन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, पर उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वो एबिलिटी या काबिलियत है जिसके सहारे वो आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। ये नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपके एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क है। हर इंसान को लगता है कि उसके पास जो सामान है वो बहुत कीमती है, पर इस डेफिनेशन से सचमुच सही असेसमेंट किया जा सकता है? मैं अब असेस कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि फाइनेंशियल रूप से आजाद होने के मेरे गोल के मामले में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वो चीज जो आपके गैरेज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसीलिए आप फाइनेंशियल रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल असेट के कॉलम की कैश फ्लो के लायबिलिटी वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास हर महीने में अपने असेट से 10,000 रुपए कैश आ रहा है और मेरा खर्च हर महीने 20,000 रुपए है। तो सवाल यह है कि मेरे पास कितनी दौलत है। अब हम बकमिस्टर फुलर की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। उनके डेफिनेशन के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूं? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस डेफिनेशन के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूं। जब मैं अपने एसेट से हर महीने 20,000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। हर महीने मेरे एसेट से मुझे जो इनकम मिलती है वो मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इसके पहले अपने एसेट से आने वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस पॉइंट पर मैं अपनी सैलरी पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूं। मैंने अपने एसेट बनाने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हुआ, जिसके कारण आज मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हो गया हूं। अगर मैं आज अपनी जॉब छोड़ भी दूं तो मेरे एसेट से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला गोल यह होगा कि मेरे एसेट से आने वाले एक्स्ट्रा कैश को फिर से एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर दिया जाए। मैं जितने पैसे अपने लिए एसेट्स बनाने में खर्च करता रहूंगा, मेरे एसेट्स मुझे उतना ही पैसा देते रहेंगे। यानी मेरा एसेट वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है, और जब तक मैं अपने खर्च यानी एक्सपेंसेस को आने वाले कैश से कम रखता हूं तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी इनकम फिजिकल मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से हो रही है। जब तक री इन्वेस्टमेंट का यह प्रोसेस चलता रहेगा, मैं अमीर बनने के रास्ते पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी का असली डेफिनेशन देखने वाले की नजर में होता है। आप कभी बेहद अमीर नहीं हो सकते। तो आइए इस चैप्टर के लेसन को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला, अमीर एसेट खरीदते हैं। दूसरा, गरीब सिर्फ खर्च करते हैं। मिडिल क्लास लायबिलिटी खरीदता है पर यह सोचता है कि वो एसेट खरीद रहा है।